चलिए आज कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र में हम पेज क्रमांक 108 देखेंगे। कल हमने आपको बताया था कि हरित क्रांति का प्रभाव में पानी की समस्या के बारे में, ठीक है। उसी का एक पैराग्राफ बचा हुआ है, इस तरफ देखिएगा। एक तरफ पंजाब जैसे क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन हुआ, मतलब भूमिगत जल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला गया, उपयोग किया गया। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सिंचाई का अभाव है, मतलब वहाँ पर पानी की व्यवस्था कम है। यहाँ दो फसल ले पाने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। पंजाब के अनुभव को देखते हुए यह ख्याल रखना जरूरी होगा कि हम छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो पर्यावरण की सुरक्षा करे। छत्तीसगढ़ के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कुएं, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन मतलब होता है नदी नालों से पानी को उठाकर खेत में लाना, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन। आगे देखेंगे, और छोटे तालाब का अधिक उपयोग कर जल को संरक्षित किया जा सकता है, मतलब जल को बचा के रखा जा सकता है। इन माध्यम से, कौन कौन से माध्यम से? कुएं, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन और छोटे तालाब के माध्यम से जल को, वर्षा के जल को बचाकर रखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, दो फसल लेने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं चर्चा करके सूची बनाइए, है ना। तो निश्चित रूप से दो फसल लेंगे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करेगा, किसान का जीवन अच्छा होगा, लोगों के लिए अनाज भरपूर मात्रा में मिलेगा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे फायदे दो फसल लेने से होते हैं। अब जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जल ही जीवन है कहा जाता है ना। इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो भूमि के अंतर्गत जो जल हम लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो हमें जितना उपयोग में लाना है उतना ही उपयोग में लाना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए अपने आसपास में कि जो वर्षा का जल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम जमीन में वापस दे सकें, है ना। इस प्रकार से अगर हम जल संरक्षण करते हैं तो हमारे आने वाले पीढ़ी को, छोटे भाइयों बहनों को जल की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। अब देखिएगा, मिट्टी के उपजाऊपन में कमी हरित क्रांति की वजह से ज़्यादा रासायनिक उपयोग करने की वजह से, कीटनाशकों का उपयोग करने से भूमि के उपजाऊ क्षमता थी जो उसमें कमी आ रही है। देखेंगे कैसे कमी आ रही है। मिट्टी में रासायनिक खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, छोटे छोटे तत्व होते हैं भूमि में, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे केचुआ है और बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, वो क्या होते हैं, हमारे खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन रासायनिक खाद की मात्रा ज़्यादा उपयोग करने से, कीटनाशकों का उपयोग करने से वो जो सूक्ष्म जीव है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वे नष्ट होते गए, मरते चले गए और उन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से वीडियो सुनिए, वीडियो सुनना जरूरी है, ठीक है। वैज्ञानिक अदूरदर्शिता तथा उर्वरकों का असंतुलित उपयोग से, वैज्ञानिक अदूरदर्शिता मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा दिखाए गए रास्ते का उपयोग न करना, वैज्ञानिक खेती न करना और
उर्वरकों का असंतुलित उपयोग से, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी के कुल उपजाऊपन में कमी आ जाती है। प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो जाने के कारण मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद देनी पड़ती है। ठीक है, देखिए रासायनिक खाद और जैविक खाद दो प्रकार की होती है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती है। ठीक है, तो जैविक खाद जरूरी है क्योंकि हमारे पूर्वज शुरू में जैविक खाद का ही उपयोग करते थे, लेकिन हरित क्रांति में ज्यादा फसल लेने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ा सन 1965 और 66 के बीच में। ठीक है, इससे फसल की पैदावार वैसी ही बनी रहे, जिससे फसल की पैदावार वैसी ही बनी रहे। इस प्रकार सिंचाई के खर्च के साथ ही खेती में खाद का खर्च बढ़ जाता है, जिससे किसानों का खर्च बढ़ जाता है और मिट्टी भी खराब होती जाती है। ठीक है, अब देखेंगे आगे रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग होने से दुष्परिणाम पर शिक्षक से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग लगातार किया जाता रहा, क्योंकि समय की मांग थी कि अनाज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसके अनुरूप क्या है, उत्पादन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हरित क्रांति की योजना बनाई गई और खेतों में रासायनिक खाद उपयोग करने को प्रोत्साहन दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें विदेशों से अनाज न मंगाना पड़े। ठीक है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए, जैसे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई, पानी की समस्या हो गई, है ना। तो इस प्रकार से कुछ लाभ भी हुए तो कुछ नुकसान भी हुए, ऐसा अक्सर हो जाता है। इसलिए आने वाले भविष्य में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम भूमि की उपजाऊ क्षमता खराब ना हो, वो बनी रहे। ठीक है, रासायनिक खाद का उपयोग संतुलित रूप से करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों की जगह में कीट रोधक दवाई का उपयोग करना चाहिए ताकि कीट किसी किसान के खेत में न आ सकें, है ना। तो कीटों को मारने की बजाय उसे रोकना ज़्यादा उचित जान पड़ता है। ठीक है, रासायनिक की जगह में जैविक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए खेतों में। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे पृष्ठ क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए छत्तीसगढ़ के मानचित्र में पहाड़ी, पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों को पहचानो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये नक्शा है, बहुत ही प्यारा सा नक्शा है। इसमें कुछ कलर्स दिए हुए हैं। इस कलर्स को हम देखते हैं कि नक्शे में क्या संकेत मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ देखिएगा मापक है, ये नक्शे का पैमाना है, किस प्रकार से नक्शा में किलोमीटर दर्शाया जाता है। ठीक है, 2 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 80। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ पीले प्रकार का दिख रहा है, वो पठार है। पठार मतलब ऊंची नीची जमीन। ठीक है, अब नीचे दिखा रहा है दूसरे खंड में कुछ लाल कलर का है, ऊंचा ऊंचा। ठीक है, तो ये पहाड़ को दर्शा रहा है, ये संकेत दे रहा है कि हम नक्शे को किस प्रकार से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हरा कलर किसको बता रहा है, मैदान को। मैदान मतलब जहाँ की भूमि समतल है, बराबर है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ भी है, पठार भी है और मैदान भी है। अब देख लेते हैं कि कौन सा हिस्सा मैदान का है, कहाँ पहाड़ है और कहाँ पठार है। ठीक है, देखिएगा छत्तीसगढ़ के निचले स्तर पे, ठीक है, निचला स्तर कहा जाए तो दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग का आखिरी छोर क्या है, मैदान है। ठीक है, उसके ऊपर पठार है, फिर बगल से जो
महाराष्ट्र की सीमा को छूती है, वहां पर छोटे छोटे पहाड़ भी हैं और बीच में पठार भी हैं। उसके बाद फिर बीच में मैदान है और साइड से मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास से लगे हुए पहाड़ भी हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये नक्शा क्या बता रहा है, मानचित्र क्या बता रहा है कि ऊपरी सिरे पे देखिए, ऊपरी सिरे पे थोड़ी सी जगह में मैदान है, बीच में हरा हरा दिख रहा है और बहुत सारा जगह आपके राइट साइड में, दाहिने साइड में जो है वो पठार है और बाएं साइड में पहाड़ है और नीचे की तरफ मैदान है। तो हम जहां पर रहते हैं बिलासपुर जिला अगर देखें तो ये आसपास में है। ठीक है, तो वो मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये अमरकंटक साइड का हिस्सा है, जो पहाड़ी क्षेत्र दिखा रहा है ना, वो अमरकंटक तरफ का है। छोटे छोटे पठार भी हैं और पहाड़ भी हैं। ठीक है, ये देखिए पठार के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां दिख रही हैं, ये संकेत करता है कि यहाँ पर पहाड़ है। इस प्रकार से हम मानचित्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले संकेत में देखते हैं कि संकेत में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं नक्शे में। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय भारत में कृषि का विकास किस तरीके से हुआ, क्या समस्या आई, हरित क्रांति को कैसे कहाँ कहाँ पे अपनाया गया, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने यहाँ पर इस अध्याय में ली है। ठीक है, अब देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न आपको लिखने हैं। ठीक है, फेयर कॉपी में लिखना है। यहाँ पर प्रश्न बता रहा है आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं, खेतों में उत्पादन किया जाता है। निम्नानुसार तालिका को बनाना है। इसी प्रकार से आप एक खंड बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपनी कॉपी में छोटा छोटा खंड बना लेंगे और क्रमांक लिखेंगे, फसलों का नाम लिखेंगे, बुआई का समय, बुआई मतलब फसल को किस समय लगाया जाता है खेतों में। ठीक है, और फसल को कटाई मतलब फसल को खेतों से किस समय निकाला जाता है, उसके माह और फसल के नामों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा है। धान बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो धान कौन से महीने में लगती है? धान लगती है हमारी मानसून के आने पर, अर्थात जून और जुलाई में। ठीक है, तो फसलों में सबसे पहले क्या लिखेंगे? धान, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं चावल, ब्रैकेट बंद। ठीक है, बुआई का समय क्या हो जाएगा? जून और जुलाई, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे। और कटाई का समय लगभग अक्टूबर और नवंबर माह में फसल कटने का समय हो जाता है। कई बार एक महीना आगे हो जाता है या दिसंबर भी चला जाता है, लेकिन ज्यादातर नवंबर के महीने में धान की कटाई हो जाती है। दूसरी फसल जो ली जाती है हमारे क्षेत्र में वो है गेहूं। ठीक है, गेहूं की फसल जो होती है वो ठंड के मौसम में लगाई जाती है। ठीक है, तो ठंड का मौसम लगभग नवंबर और दिसंबर में। तो यहाँ पर बुआई का समय क्या लिखेंगे? नवंबर और दिसंबर। फिर कटाई का समय कौन सा होता है? गेहूं लगभग गर्मी के समय में निकलनी शुरू हो जाती है, अर्थात 3 से 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो मार्च और अप्रैल के बीच में गेहूं की फसल को काटने का समय हो जाता है। उसके बाद कुछ किसान लोग राहर भी लगाते हैं। राहर जिसको बोलते हैं ना, अरहर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे अरहर। वो लगती है जुलाई और अगस्त में। ठीक है, जुलाई और अगस्त में राहर की फसल खेतों में डाली जाती है और लगभग 3-4 महीने में, मतलब फरवरी और मार्च के महीने में राहर की फसल की कटाई भी हो जाती है। उसके बाद आता है तिवरा। तिवरा को हम क्या बोल देते हैं? तिवरा को तिवरा ही बोलते हैं। ठीक है, तो फसल के नाम में तीसरा लिखना है तिवरा। बुआई का समय क्या होता है? इसे भी लगभग अक्टूबर में लगाया जाता है। ठीक है,
अक्टूबर में ठंड के समय में तिवरा खेतों में बोया जाता है, बीज छींचा जाता है, ठीक है। और इसकी कटाई लगभग फरवरी और मार्च में ये फसल तैयार हो जाती है और उसे काट लिया जाता है। उसके बाद की जो फसल है वो है मटर, ठीक है। हरा मटर लेते हैं ना मार्केट से आप, बाजार से, वह जो मटर है वो जून और जुलाई में लगाया जाता है। कुछ किसान जुलाई के अंतिम में भी लगाते हैं, ठीक है। इस तरफ भी लगता है और ये अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई का समय हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख लेंगे। कौन सी फसल किस समय बोई जाती है और किस समय काटी जाती है, और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले दिन बताएंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, घर में माता पिता का कहना मानिए और अधिक से अधिक वीडियो को सुनिए, और जैसा बताया जाता है वैसा आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।